कभी भी डीएमके के विषय में कुछ नहीं बोलते। उनको बताना चाहिए कि क्या ऐसी टिप्पणी महिलाओं पर और उत्तर भारत की महिलाओं पर क्या उनको स्वीकार्य है। It is not the first time that Dayanidhi Maran is saying something about North India. It is DMK's DNA. Always they are trying to divide North and South. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। तमिलनाडु में डीएमके सांसद के महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान से सियासी पारा चढ़ गया है। तमिलनाडु में डीएमके पार्टी सत्तासीन है, लेकिन अब महिलाओं को टारगेट करके उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीतिक भूचाल लाने का काम किया। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत की महिलाओं की तुलना अब तमिलनाडु की महिलाओं से की है, लेकिन इसके पीछे जो उन्होंने वजह दी उससे हंगामा बरपा है। दयानिधि मारन का कहना है कि उत्तर भारत में महिलाओं का काम रसोई चलाना, बच्चों को संभालने तक ही सीमित है, लेकिन तमिलनाडु की महिलाओं को पढ़ाई और नौकरी करने की पूरी छूट दी जाती है। दयानिधि मारन का कहना है कि तमिलनाडु की लड़कियां पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लैपटॉप लेकर चलती हैं, जॉब्स करती हैं, इंटरव्यू देती हैं और उनमें आत्मविश्वास नजर आता है, लेकिन नॉर्थ की महिलाओं को टारगेट करते हुए कहते हैं कि वो सिर्फ घरों में काम करती हैं और बच्चों को संभालती हैं। अब दयानिधि मारन इसी बयान के साथ कहीं ना कहीं एक सेल्फ गोल कर बैठे हैं, क्योंकि वो तमिलनाडु की महिलाओं का उदाहरण देते हुए खुद की पीठ भी थपथपाते हुए नजर आए। हिंदी भाषा पर टारगेट करते करते वो नॉर्थ की महिलाओं को टारगेट करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने नॉर्थ की महिलाओं की उपलब्धियों को पूरी तरीके से नकार दिया। गुलाम जैसे शब्द का इस्तेमाल करके उत्तर भारतीय महिलाओं की गरिमा, सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम उन्होंने किया। वो शायद उत्तर भारत की महिलाओं की धमक और उनके सशक्तिकरण होने वाली तस्वीर या तो जानबूझकर नकार रहे हैं या फिर वो उसे देखना ही नहीं चाहते। लेकिन अब ये सियासी तूफान फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के नेता तिरुपति नारायण ने दयानिधि मारन के कॉमन सेंस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें हिंदी भाषी समुदायों से माफी मांगनी चाहिए। बयान की निंदा की है, लेकिन इस विवाद पर हंगामा बरपा है। इसी के साथ क्योंकि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आखिर क्यों इस तरीके के विवादों को हवा देने की कोशिश की जा रही है। आइए सबसे पहले बीजेपी ने जो जवाब दिया दयानिधि मारन के इस बयान पर, क्या है वो, फिर उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। It is not the first time that Dayanidhi Maran is saying something about North India. It is DMK's DNA. Always they are trying to divide North and South. It is their core ideology. And one thing that they are forgetting, that the North Indian migration that is happening, even from Tamil Nadu, migration is happening to Middle East and to the southern east state. The central Tamil Nadu youth, they don't have any job opportunities. I can say that from each house, at least one person who is staying either in Singapore, Malaysia or in the Middle East. सवाल यह बनता है कि जब इस प्रकार की उत्तर भारतीय विरोधी टिप्पणी बार बार डीएमके के मुख से आती है यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ, तो अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव जी जो इंडिया अलायंस में हैं, वो कभी भी डीएमके के विषय में कुछ नहीं बोलते। उनको बताना चाहिए कि क्या ऐसी टिप्पणी महिलाओं पर और उत्तर भारत की महिलाओं पर क्या उनको स्वीकार्य है। உங்களுக்காக 3ஆம் ஆண்டு முடித்து செல்கின்ற மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்குகின்ற திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார். அந்த திட்டத்தை அறிவித்தாலும் அந்த திட்டத்திற்கு பின்புலமாக இந்த கருத்துக்கு இந்த திட்டம் உங்களிடம் சேர்வதற்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் யார் என்றால் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றாரே நம் துணை முதலமைச்சர் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள்। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आइए सवाल आपके सामने रखती हूं, फिर उसके बाद मेहमानों से करेंगे चर्चा की शुरुआत। पहला सवाल आज यही, मारन का विवादित बयान, आया सियासी तूफान, भाषा पर तूफान, उत्तर भारतीय महिलाओं का क्यों अपमान, राफेल से चांद तक दबदबा क्यों भूल गए डीएमके सांसद, महिलाओं की गरिमा पर चोट क्यों, इससे मिलेगा डीएमके को वोट, बेटियों पर विवादित बोल, डीएमके का सेल्फ गोल।
हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी मौजूद रहेंगी। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं कांग्रेस के नेता, हमारे साथ चर्चा में मौजूद। रंजन सिंह साहब हैं प्रवक्ता एलजेपीआर के। हमारे साथ डॉक्टर पूजा अलाहन सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर चर्चा में मौजूद रहेंगी और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सौरभ दुबे जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। शुरुआत हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब आप ही के साथ करती हूं। बहुत छोटा सवाल और छोटे से जवाब की उम्मीद। शुरुआत में इंदिरा गांधी जी कहां से थी? से थी अपना। और जिस तरीके से मैं तो लगातार यही बातें कर रहा हूँ कि महिला चाहे साउथ की हो, चाहे नॉर्थ इंडिया की हो, चाहे अपने ईस्ट। रंगरेज साहब, इंदिरा गांधी जी कहां से थी? इंदिरा गांधी जी उत्तर प्रदेश से थी और यहीं की राजधानी की है। और जाहिर है कि उनकी भूमिका देश में पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर देखी जाती है। जी जी बिल्कुल। और बहुत बड़े बड़े फैसलों को लेकर देखी जाती है। पाकिस्तान को जवाब देने से लेकर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर ऐसे कई बड़े फैसलों के लिए इंदिरा गांधी जी को याद किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा जी। अब मुझे ये बताइए कि फिर आपकी साथी डीएमके उत्तर की महिलाओं और दक्षिण की महिलाओं को बांट कैसे सकती है? ये कैसे कह सकती है कि उत्तर की महिलाओं को गुलाम बनाकर रखा जाता है? देखिए बयान जो आया है वो तो जो दयानिधि मारन साहब है डीएमके के सांसद हैं, वही उसका स्पष्टीकरण पूरे अच्छे तरीके से दे पाएंगे। हमारी पार्टी और हमारा मानना है कि साउथ की महिला हो या नॉर्थ की महिला हो, सब महिला बराबर है और इस देश की तरक्की के लिए जितनी महिलाओं का योगदान है उतना ही यहाँ के पुरुषों का जो है योगदान है। और महिला किसी से भी कम नहीं है। आपने देखा होगा अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, सोफिया कुरैशी भी थी एक, वो भी एक महिला थी, उन्होंने कैसे ब्रीफ किया था पूरे देश को। तो इस तरीके की बातें करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है और अच्छी बात नहीं है। तो उन्हें अपने बयान पे सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है। ऐसा ना कहकर वो अपने जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं उन पर अपनी बात रखें और करें और लोगों को बताएं कि आपने ये काम किए हैं, ये सारी चीजें। इन बातों का कर आप वो अपने आप को ही कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो इस तरीके की किसी बातों में या किसी के ऐसे बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखती। तो चुनावों में मॉरली और एथिकली कैसे साथ खड़े हो जाते हैं फिर रंगरेज साहब? देखिए आप बांटने की राजनीति पे अगर मैं बात करूं तो पूर्णिमा जी, आप तो लगातार इतने मशहूर पत्रकार हैं और लगातार आपसे हम टच में भी रहते हैं, आते रहते हैं आपकी डिबेट्स में। यहाँ पे तो देश को बांटने का काम तो भाजपा लगातार कर ही रही है। भाजपा की प्रवक्ता भी यहाँ पर है शामिल, वो बता देंगे कैसे वो नफरत की राजनीति यहाँ पर कर रही है, कैसे वो 80-20 में बांटने की बात करती हैं। तो देखिए अब मैं इन सब सारी चीजों में अगर जाऊंगा तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। नहीं, मैंने पूछा कि डीएमके के साथ फिर चुनावों में आप कैसे मॉरली और एथिकली खड़े हो सकते हैं जब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली उत्तर की महिला रही। आप सोचिए कैसे कितने बड़े बड़े नाम हैं, मतलब चांद तक महिलाओं ने कैसा परचम लहराया है। और उत्तर भारत दक्षिण भारत में कौन बांट रहा है महिलाओं को? डीएमके के सांसद बांट रहे हैं ना हुजूर। तो डीएमके के सांसद अगर बांट रहे हैं और आप उस बात की निंदा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसका स्पष्टीकरण तो डीएमके देगी, लेकिन जिम्मेदारी तो 50% की आपकी भी बनती है। चुनावों में साथ लड़ते हैं ना सर। तो मैंने पूछा मॉरल और एथिकल ग्राउंड्स क्या हैं कांग्रेस के ऐसी पार्टी के साथ ऐसे मुद्दे पर खड़े होने के जहां पर वो नॉर्थ और साउथ को किसी ना किसी वजह से बांटती रहती है, नीचा दिखाने की कोशिश करती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम इस बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखते, इस बयान का हम समर्थन नहीं करते। हमारे लिए जितनी महिलाएं हैं उतनी पुरुष हैं, सब बराबर है इस देश में, सबका एक ही वोट है। और जिस तरीके की बातें करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। हम लगातार ये बातें कह रहे हैं और आपसे भी कह रहे हैं और आपके चैनल में भी कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं। तो डीएमके को भी बताइए साहब, डीएमके को भी बताइए। नहीं, इतना अधिकार आपको टीवी चैनल के माध्यम की कब से जरूरत पड़ गई डीएमके को अपनी बात कहने की? आपका तो सीधा संपर्क है, बताइए उनको, बोलिए कि ये सब ना करें, इस तरीके की बयानबाजी, नुकसान होगा या वहां पर फायदा होगा और उसका फायदा कांग्रेस को भी वहां पर मिल जाएगा। तो विन विन है ना कांग्रेस के लिए तो सर। नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वो उनको सोच विचार करना चाहिए, बोलने से पहले पूरी सारी चीजों का एक अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, शाजिया इल्मी भी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। शाजिया, आपका भी स्वागत करती हूं। अब आप सोचिए कि आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये मैं ठीक कहती हूं कि
साउथ में लिटरेसी रेट ज्यादा है, नॉर्थ में कम है, लेकिन नॉर्थ में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने पिछले कई समय में बहुत प्रगति की है लिटरेसी रेट के मामले में। लेकिन उसके बावजूद ऐसी सोच को क्या कहा जाएगा डीएमके के सांसद की या ओवरऑल डीएमके की पार्टी की, जो एक तो इस नाम पर विभाजन की कोशिश करते हैं उत्तर दक्षिण में, दूसरी तरफ महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं को गुलाम कहकर संबोधित करते हैं और उस सोच पर कटाक्ष करते हैं जहां पर यह कहा जाता है कि भाई उत्तर भारत में महिलाओं का काम सिर्फ रसोई संभालने का और बच्चे पैदा करने का है, उससे ज्यादा उनका कोई रोल है नहीं। देखिए, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ सुनकर और बहुत गुस्सा भी आया। मैं कानपुर शहर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं और मैंने अपने पिछले 10-15 सालों में पूरे माहौल को बदलते हुए दिखा है। और सिर्फ मैं एक शहर की बात नहीं कर रही हूँ और एक समुदाय की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बात कर रही हूँ पूरे उत्तर भारत की कि कितना ज्यादा एस्पिरेशनल लेवल पर, एजुकेशनल लेवल पर, सोशल लेवल पर अलग अलग पैमाने में लड़कियां लगातार बाहर बढ़ रही हैं, निकल रही हैं, पढ़ रही हैं। हमेशा टॉपर्स ही रही हैं उत्तर भारत में भी। जो टॉपर्स होते हैं मर्दों पुरुषों में और महिलाओं में, वो महिलाएं होती हैं। तो सबसे पहले तो डीएमके के जो प्रमुख हैं वो अपना ज्ञानवर्धन करें। आप खुद स्क्रीन में लगातार दिखा रही हैं कि कितनी उत्तर भारत की महिलाएं, चाहे वो हरियाणा से हों या पंजाब से हों या उत्तर प्रदेश से हों या बिहार से हों, उन्होंने क्या कुछ नहीं अचीव किया है। तो सबसे पहले तो उनके ज्ञान के अभाव का मैं के लिए कहना चाहूंगी कि बहुत अफसोस हुआ, इतनी बड़ी पार्टी को लीड करते हैं, कुछ भी उनको पता नहीं। एक तो ये है कि भाई नादानी में बोल रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। दूसरा, अगर वो सियासत के लिए कर रहे हैं, सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं और विभाजन तो कर ही रहे हैं, उत्तर भारत दक्षिण भारत में तो होता ही रहता है, उसी का इस्तेमाल करते हैं वो। और हिंदू और पूरा वो द्रविड़ समाज की जो सोच को करते हैं, जैसे कि सनातन धर्म के बारे में गाली गलौज करते हैं, लेकिन यहाँ पे महिलाओं को भी बांट रहे हैं। ये आप देखिए, मतलब विभाजन के कितने लेवल्स हैं, कितने लेयर्स हैं, आप ये देखिए। तो पूरी आप श्रृंखला देखिए, एक पैमाना, दूसरा, तीसरा, मतलब ये एक हद ही पार कर दी है। तो आप हमेशा सनातन विरोधी बात करें, चलिए आपके जो घटक दल हैं आपके साथ में, वो आपके साथ देते हैं। आप उल्टी सीधी गालियां बकें, आप उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को बिल्कुल अलग अलग समझिए, इलाका समझिए, लेकिन आप महिलाओं को बांट रहे हैं। और अब महिलाओं को कह रहे हैं कि उत्तर भारत की जो महिलाएं हैं वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए है, रसोई में जाने के लिए है। क्या आपको पता भी इसके बारे में? क्या आप जानते हैं कितनी जबरदस्त जो है जन चेतना जाग रही है और है कि महिलाएं भी आगे बढ़े, कितने माता पिता बच्चियों को बाहर भेज रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि एक्सेस स्कूल्स, कॉलेजेस, हायर एजुकेशन में रोड्स, बेहतर रोड्स के चलते और बेहतर सहूलियतों की वजह इतना बड़ा है कि बाकायदा लड़कियों को और मौके भी मिल रहे हैं और सेफ्टी की वजह से वो बाहर ज्यादा निकल रही हैं। तो मतलब एक तो ज्ञान की पूरी कमी और दूसरा इतना ज्यादा उत्तर भारतीयों से और सनातन धर्म से इतना ज्यादा गुस्सा और इतनी नफरत। ये लगता है, मुझे अफसोस होता है। देखिए, मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, सुन्नी परिवार से हूँ, बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव आप कहिए, कई कुछ लोग उसे दक्षिणूसी भी कहेंगे, वहां से हूँ मैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे अपने समुदाय में, मेरा अपना इलाका जो बिल्कुल खालिस चमनगंज इलाका है कानपुर का, आप यकीन नहीं करेंगी बच्चियां कितना पढ़ना चाह रही हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है, मुस्लिम बच्चियां कहती है हमें आगे पढ़ना है, हमें जल्दी शादी नहीं है, और लड़ती है अपने माँ बाप से। और जो वालिदैन हैं वो भी बदल रहे हैं, वो सोच रहे नहीं चलो बच्ची को पढ़ाते हैं। तो बहुत वक्त बदल रहा है और उस पर उसका कुछ का इनको अंदाजा नहीं है। और इतनी ज्यादा विवादित इनकी भाषा है और इनका बयान है। ये बहुत अफसोस मुझे हुआ। लेकिन इसका जो आधार शाजिया रहा वो कोई नया तो नहीं है। भाषाई विवाद, ये कहा जाता रहा कि भाई बार बार एक हिंदी थोपने की कोशिश की जाती है। जाहिर है कि उनका ये बयान उसी पर आधारित आया है, लेकिन जो उन्होंने मुद्दा उठाया, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो या फिर भाषा को लेकर जो बयान उन्होंने दिया हो, ठीक है, उससे उनकी राजनीति उधर बेहतर होती है तो होती है। हो सकता है कि उनके इस बयान से राजनीतिक फायदा बीजेपी अदरवाइज उठाने की कोशिश इस मुद्दे को इनकैश करके भी करे तो करे, लेकिन इसका आधार तो वो भाषाई मुद्दा है ना। उसका समाधान क्या है? क्योंकि वो तो हिंदी के विरोध वाली राजनीति आज से थोड़ी कर रहे हैं, वो तो कब से करते आ रहे हैं। तो देखिए, अगर इसी तरह से उनको सियासत करनी है कि आप एक भाषा के खिलाफ, एक पूरे प्रांत के खिलाफ आप बात कर रहे हैं,
लेकिन आप उस पूरे जो इलाके से या उत्तर भारत की जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनके खिलाफ आपके मन में इतनी घृणा है, उनके परिवार के, ये तो राजनीति से परे है। ये मतलब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और आप अब बच्चियों को भी, बेटियों को भी इसी प्रांत और इसी तरह की जो एक लिंग्विस्टिक डिवाइड है जबान को लेकर, आप उसमें उनको भी ढाल रहे हैं। मतलब आप कहीं तो रुकेंगे भाई। कितना आपको नफरत आपके दिल में है कि आप बच्चियों को, उन परिवारों को, उन माता पिता को भी नहीं छोड़ रहे जो मेहनत करके चाहते हैं हमारी बेटा बेटी आगे बढ़े। और बेटियों में तो जबरदस्त आप देखिए क्या उतना उत्साह है और आगे बढ़ने का जो पूरा जो जज्बा है वो हम लोग महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग ना से वहां के रहने वाले हैं, लेकिन काम करते हैं, समाज में रहते हैं, हर एक वर्ग में। तो मुझे इतना अफसोस हुआ है देखकर कि भाई आप क्यों उत्तर भारतीयों के खिलाफ है। हिंदी से नफरत है, सनातन धर्म से नफरत है, उत्तर भारत से नफरत है, लेकिन आप वहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके खिलाफ क्यों ऐसा बयान देंगे? बहुत ही अफसोसनाक बात है। ठीक है रंगरेज साहब, लेकिन बात ये भी है ना कि अगर चुनावों के हिसाब से ही मैं बात करूं और हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब का मुद्दा चुनती है, डीएमके ने अपने हिसाब का मुद्दा आज से नहीं पहले से ही चुन रखा है, लेकिन आप साथी पार्टी है ना, उसके कोलिशन का पार्ट है ना। आपको नहीं लगता कि डीएमके बयान उधर देती है तो इसका नुकसान कांग्रेस को इधर उत्तर भारत में हो सकता है? क्योंकि अब तो उन्होंने महिलाओं का जिक्र कर दिया। हरियाणा में सर, माफी चाहूंगी, हिमाचल प्रदेश में 76% लिटरेसी रेट है महिलाओं का, 76%। आपके राज्य में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, अगर वहां की बेटी खड़े होकर पूछ ले ये अपनी सरकार से, राज्य सरकार से, कि बताओ क्या मैं गुलाम हूं, क्योंकि आपकी कोलिशन की पार्टी वहां पर ये कहती है, तब कांग्रेस अपने उस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी? देखिए पूर्णिमा जी, किस तरीके से भाजपा राजनीति करती है आपने देखा ही होगा कि अपने अपने यूपी, बिहार, राजस्थान, इन यहाँ पर जो है गाय को गाय माता का पूरा वो करती है, और वहाँ पर गोवा में क्या हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के नेता क्या कहते हैं। और बीजेपी की एक नेत्री हैं जो महाराष्ट्र से सांसद भी थी, वो कहती हैं कि हिंदुओं को इतने बच्चे पैदा करने चाहिए। तो ये सारी चीजें थोपने वाला काम, और देश जो है हिंदू राष्ट्र की बात लगातार मुद्दे उठाए जाते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे तो महिलाएं गुलाम हो गई क्या उत्तर भारत में? महिला गुलाम कभी तो नहीं, महिला गुलाम नहीं हो गई ना? मेरी माँ भी, तो फिर उसमें महिला, फिर उसमें ये बातें क्या? मेरी पत्नी भी फिर महिला, उसमें ये बातें क्या? गुलाम नहीं। पूर्णिमा जी, महिला कभी गुलाम नहीं होती। महिला इस देश के दो पहिए हैं, एक मर्द है और एक औरत है, दोनों पहिए से ही इस देश की आगे गाड़ी जो है वो चल रही है। मगर जिस तरीके की बांटने की राजनीति लगातार बीजेपी करती आ रही है, हम तो बार बार पूछना चाह रहे हैं, ये जो थोपते हैं लगातार लोगों के ऊपर, भाषा पे थोपते हैं, हिंदी भाषा थोपते हैं, और उधर जो है ये बच्चों की बातें करते हैं कि बच्चे इतने पैदा करो। उनके नेता लगातार आए दिन जो है जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। तो देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने, जो डीएमके के सांसद साहब है नरेंद्र मान्य साहब, जिन्होंने हमारी पार्टी से उनका गठबंधन है, हम कह रहे हैं कि उनको ऐसी बातों से जो है, अपने बयान से जो है नहीं आप ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु या साउथ के राज्यों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी को हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए? नहीं, हम क्या कह रहे हैं, वहाँ की जो सरकार है, जो वहाँ के लोग आके कहीं पर नौकरी इधर उधर करेंगे तो उनको हिंदी भाषा नहीं आनी चाहिए, अंग्रेजी तमिल में काम चल जाएगा। देखिए मैडम, ऐसी महाराष्ट्र में भी एक सरकार चल रही थी, वो जो है बिहारी और जो उत्तर प्रदेश के लोग को, उनको वहां पे मारपीट हुई, उनको भगाया गया। तब वो किस पार्टी की सरकार में साथ में थे तो सबको पता है। तो जिस तरीके का ये माहौल पैदा हो रहा है, इसके लिए तो जिम्मेदार जो है वो भाजपा है, और लगातार भाजपा ऐसे मुद्दों को हवा देती है। और वहां पर एमएनएस किसके साथ आई महाराष्ट्र में? नहीं, वो तो देखिए किसके साथ आई, पहले बताइए किसके साथ, अभी बताइए किसके साथ है एमएनएस वहां पर? एमएनएस का गठबंधन जब कांग्रेस से हुआ तो उस तरीके की बातें उस दौरान। तो राज ठाकरे से ज्यादा हिंदी भाषी लोगों के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किसी और ने किया था क्या? नहीं, अब तो हम अलग अलग और अब अभी भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वहां पर नहीं हो रहा है। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की आड़ में हिंदी भाषियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना, उनके साथ मारपीट की घटनाएं करना, उनके लिए एक ऐसा भाव लोगों के मन में पैदा कर देना कि जैसे उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई पोजीशनिंग नहीं है, उनकी कोई जगह नहीं है, ये भारत देश में तो नहीं हो सकता ना साहब। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अलग हिस्सा है,
आप बोलिए उसमें रीजनल लैंग्वेज, लेकिन हिंदी अगर आती तो साथ में दिक्कत क्या? आप बांट नहीं सकते ना उस नाम पर। खैर रंजन सिंह साहब, मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि इस पूरे सवाल के बीच में बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई और जाहिर है कि इधर नॉर्थ की पार्टीज भी अपनी इसमें प्रतिक्रिया दे रही हैं, लेकिन बार बार डीएमके ऐसे बयान देगी, डीएमके ऐसे बयानों से रुकेगी नहीं, क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स इसी पर आधारित चलती है। क्या करें, उत्तर भारत की महिलाओं को हम वही स्थान पर देखें जहां पर डीएमके दिखाना चाहती है, और अगर नहीं तो उनका ज्ञानवर्धन कैसे होगा? कैसे पता चलेगा उन्हें कि राफेल की उड़ान से लेकर चांद तक पहुंचने में उत्तर भारत की महिलाओं ने अपना परचम लहराया है? अनम्यूट करेंगे रंजन जी। नहीं रंजन साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं आपका ऑडियो जरा करेक्ट करवाती हूँ। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, मैं आपका ऑडियो करेक्ट करवाती हूँ। डॉक्टर पूजा लान आपके पास आते हो, फिर उसके बाद सौरभ जी मैं आपके पास आऊंगी। पूजा लान, क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप जब महिलाओं की स्थिति को देखते हैं, जाहिर बात है कि हमने पिछले कुछ समय में एक महिला होने के नाते और जिस तरीके का बदलाव हुआ, सोच में बदलाव हुआ, अंतर हुआ, हम लोग आगे की तरफ बड़े, प्रोग्रेसिव सोच की तरफ गए, रिग्रेसिव ना जाके हमने देखा कि महिलाओं ने अपनी स्थिति को कितना मजबूत किया है। आज महिलाएं घर भी चलाती हैं, बाहर दफ्तर में भी काम संभालती हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन से लेकर देश की राजनीति से लेकर राफेल उड़ाने से लेकर चांद तक दबदबे तक महिलाओं ने अपना एक काम किया। तो फिर ये सोच क्या, और खास तौर पर दक्षिण भारत में इस सोच का कोई ऑल्टरनेटिव है क्या? ये बदलने की कोई उम्मीद भी है कि ये बदलेगी वहां पर? मैम, मैं यहाँ यही कहना चाहूंगी, महिला हूँ और मैं एक महिला होने के नाते राजनीतिक परिदृश्य के आधार पर नहीं कहूंगी, मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर यही कहना चाहूंगी कि यदि इतिहास देखा जाए तो उत्तर भारत में जो था पितृसत्तात्मक मूल्य पर आधारित जो महिलाओं के लिए रणनीति और राजनीति या फिर घरेलू जो उनके लिए जो निर्णय लिए जाते थे वो उसी आधार पर होते थे। परंतु यदि हम दक्षिण भारत में देखें तो जो वहाँ की साक्षरता दर है कहीं ना कहीं वो यहाँ से अधिक है। परंतु यह कहना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मुझे इस बात से और इतनी बोल्ड टिप्पणी करना कि महिलाएं जो गुलाम हैं। मैं एक महिला हूँ, मैं एक शिक्षित महिला हूँ, एक प्रतिष्ठित महिला हूँ, मैं सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं जो है उत्तर भारत की अपने जो परचम है सफलता के फहरा रही हैं, चाहे अंतरिक्ष में जाना है, चाहे खेलों में है। मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा का भी देखूं, पहले महिला और पुरुष में जो एक अंतर था लड़के लड़की में, वो भी कहीं अधिक मतलब अंतर जो है खत्म हो गया है। तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि जो महिलाएं हैं वो गुलाम है। महिलाएं आगे आ रही हैं, बेटियां आगे आ रही हैं, बहुएं आगे आ रही हैं, तो यह बिल्कुल गलत है और उन्हें इस टिप्पणी पर खुद ही एक मुझे लगता है कि अपना एक बयान देना चाहिए कि उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है। सौरभ दुबे जी, आपको लगता है कि डीएमके इवन इन देयर ड्रीम्स डीएमके ये सोचे कि हम आके कह दें नहीं, जो हमने बयान दिया वो गलत किया, क्योंकि जाहिर बात है कि ये उनकी पॉलिटिक्स का एक अहम हिस्सा रहा है, लेकिन क्या वास्तविक तौर पर इसका तमिलनाडु के चुनाव में आप कोई असर देखते हैं? अगर बीजेपी इस मुद्दे को उठाती है तो बीजेपी पर क्या कोई इम्पैक्ट आप तमिलनाडु में होने वाले चुनाव को लेकर देखते हैं? और दूसरा, क्या ये डीएमके के लिए किसी भी तरीके से सेल्फ गोल साबित होने वाला बयान है? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो भारत का नाम रोशन करने वाली जो हमारी बेटियां रही हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत में परचम लहराया है, उनके नाम इंदिरा गांधी जी, जिनको सब लोग जानते हैं, मायावती जी, सुषमा स्वराज जी, स्मृति ईरानी जी, आतिशी जी, वसुंधरा राजे जी, रेखा गुप्ता जी, शीला दीक्षित जी, मैथिली ठाकुर जी, हरसिमरत कौर जी, राजनीति के क्षेत्र से लेकर के सामाजिक क्षेत्र, खेल के क्षेत्र में देखिए मनु भाकर जी, साक्षी मलिक जी, विनेश फोगाट जी, और ओलंपिक पद जो है जीतने में तमाम, और ऐसी लिस्ट में लंबे नाम हैं। अगर आप जो है फिर बिजनेस में आती हैं तो देखिए एचसीएल की जो चेयरपर्सन है रोशनी नादर जी, उनका बेस भी उत्तर प्रदेश है। जिंदल ग्रुप की जो चेयरपर्सन है सावित्री जिंदल, वो भी हरियाणा से हैं। उसके बाद राफेल के क्षेत्र में महिला फाइटर जो है वो सबसे अवनी चतुर्वेदी जी का नाम हमने सुना है, दीपिका मिश्रा जी जिनको गैलेंट्री अवार्ड तक मिला हुआ है। उसके बाद जो है महादेवी वर्मा जो कवित्री इतनी बड़ी नहीं है, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, और तमाम ऐसी महिलाओं का नाम जो है जिन्होंने, मैं कह रहा हूं कि भारत का नाम रोशन किया है। मैं तो उत्तर और दक्षिण की बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे शर्म भी आती है और मुझे बहुत दुख भी होता है
कि लोग राजनीति के चलते इतना घटिया और निंदनीय बयान देकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल कि जो उन्होंने भारत को जोड़ने की विरासत थी उसको किस प्रकार से तोड़ने का काम उत्तर और दक्षिण के क्षेत्र में करने का कर रहे हैं। और जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि जो ये पार्टी है करुणानिधि जी की पार्टी शुरू से ये महिला विरोधी पार्टी रही है। जयललिता जी के साथ जो व्यवहार इनकी पार्टी ने किया था दयानिधि मारन जी को, वो उनको शायद जो है वो बताना नहीं चाहते। दूसरी बात, लगातार देखा जा रहा है कि एक से बड़ा एक विवादित बयान, चाहे वो भाषा को लेकर के हो, चाहे वो जो है वो हिंदू धर्म को लेकर के हो, चाहे वो सनातन पर टिप्पणी को लेकर के हो, और अब ये महिलाओं तक ये गिरता हुआ उनका स्तर जो है ये निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इसको राजनीति में इस्तेमाल करके वोट बैंक के आधार पर वो इसका इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो इस बार पूरी तरह से असफल होने जा रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है, देखिए कुछ तो कुछ है कि भारतीय जनता पार्टी भी जो जिस प्रकार से तमिलनाडु के अंदर बड़े पैमाने पर काम भी कर रही है और अब लोग उससे जुड़ रहे हैं, वो उनकी बौखलाहट के तौर पर ये जो इस तरह के घटिया बयान है वो दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के घटिया बयान देने के बाद जो उनके साथ गठबंधन में पार्टियां हैं, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी रह चुकी है, उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी भाषी पार्टी, हाँ, और उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि आज अगर आदरणीय सोनिया गांधी जी भी चुन करके आती है तो कहां से चुन करके आती है, ये उस बात को समझते हुए अगर उनके बयान का खंडन नहीं कर सकती, अगर वो सनातन पर जो गालियां देते हैं उसका खंडन नहीं कर सकती, अगर वो जो हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास करते हैं उसको खंडन नहीं कर सकती, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी दुर्भाग्य का दिन होता जा रहा है कि आप कुछ वोट बैंक के चक्कर में ऐसे विवादित बयान के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हमारी संपूर्ण भारत की महिलाओं का अपमान है। हमने किसी भी व्यक्ति ने कभी भी, मुझे लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में जो हमारे पुराने उदाहरण रहे हों, तमाम बड़े नेता रहे हों, उन्होंने कभी भी ऐसे घटिया बयान नहीं दिए कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत की, आप कह रहे हैं नौकरानी का काम करती हैं, आप कह रहे हैं कि वो खाना बनाने का काम करती हैं, अरे ऊपर से नीचे तक मैंने लिस्ट गिना दी साहब। इतने बड़े पैमाने पर आज अगर पूरा चेन्नई, पूरा दक्षिण भारत का अगर मैं जिक्र कर लूं कि आज वहां पर अगर वहां की इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं तो वो उत्तर भारत की लड़कियां हैं एक बड़े पैमाने पर। आज अगर दक्षिण भारत की बड़े पैमाने पर फिल्म हिट होती है तो उत्तर भारत के लोग देखते हैं और वो तब जाकर के बाहुबली और तमाम ऐसी पिक्चरें वो जो है वो निकल करके आती हैं जो धड़ाधड़ आपको सुपर हीरो बना देती हैं। तो ये जो परिवार एक पार्टी है ना, देखिए तो एक तरह से तो पूरी इनके यहाँ और किसी को बयान देने की इजाजत नहीं है, एक पूरा परिवार है जो लंबी फहरिस्त है वही बयान देता है, कभी पिता बोलेंगे कभी बेटा बोलेगा, और जब भी बोलेंगे वो लगातार जो है न जाने क्यों हमारी भारतीय संस्कृति पे, हमारी जो भारतीय विरासत है और अब जो उनका गिरता हुआ स्तर है वो कहीं ना कहीं ये जो महिलाओं पर बोल रहे हैं इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के जो भी अगर यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं बैठे हुए यहाँ पर, उनको ये कहना चाहिए कि हम इस घटिया बयान की कड़ी निंदा करते हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी कम से कम इस पर एक ट्वीट करेंगे कि दयानिधि है, दयानिधि मारन, नाम तो तुम्हारा दयानिधि है और काम तुम जो है वो भारत को तोड़ने वाला कर रहे हो, तो ऐसा काम जो है वो आप ना करो। ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी से एक ट्वीट या सोनिया गांधी जी से, क्योंकि वो एक महिला है, उनसे कम से कम एक ट्वीट देखने को हमें मिल ठीक है। सौरभ दुबे जी ने कहा कि भाई क्या राहुल गांधी एक ट्वीट करते हुए कहेंगे कि दयानिधि मारन आपने जो बयान दिया गलत दिया, उस बात की उम्मीद की जानी चाहिए। दूसरी बात सर, अभी मैंने एक हेडलाइन पढ़ी, पोंगल उत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये कहीं से भी बांटने जैसा तो नहीं दिखता। प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। जाहिर बात है मजबूत नेता है, मजबूत आवाज है, और सारे के सारे पार्टी के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाइए, लीडरशिप में मजबूत स्थान दीजिए, पार्टी को एक मजबूत स्तंभ बनाइए। बहुत अच्छे से सारे पैनलिस्टों को भी नमस्कार। ये रंजन साहब आपकी आवाज, हाँ रंजन साहब आ रही है आपको आवाज? रंजन साहब आ रही है आपको मेरी आवाज? सुन पा रहे हैं आप? नहीं रंजन साहब क्लियर नहीं है। रंजन साहब आपकी आवाज हेलो, हाँ रंजन साहब आ रही है आवाज जी आ रही है, ठीक है, आ रही है मेरी आवाज? आप परफेक्ट है। रंजन साहब पहले अपनी बात आप रख लीजिएगा, फिर रंगरेज साहब इसी सवाल के साथ आपसे कंटिन्यू करती हूँ मैं। रंजन साहब देखिए पूर्णिमा जी, इनके लिए उत्तर की महिलाएं अलग होंगी, दक्षिण की महिलाएं अलग होंगी। हमारे लिए तो और हमारी पार्टी के लिए पूरे विश्व की महिला एक ही जैसी है। हम लोग तो शक्ति के प्रतीक के रूप में भारतीय संस्कृति में महिलाओं को लेते हैं। दयानिधि मारन जी जिस
कोख से जन्म लिए होंगे, वो भी किसी महिला के कोख से ही जन्म लिए होंगे। मुझे लगता है कि महिला के प्रति इस तरह की टिप्पणी करना एक गुलामी मानसिकता को दर्शाता है, जो कि वो स्वयं अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको इस पृष्ठभूमि में झांकना चाहिए कि त्रेता युग में अगर माता सीता ने, अगर हम सबों के आराध्य के रूप में अवतरित लेकर माँ लक्ष्मी इस धरती पर आई और दुनिया में नारियों को बताई कि किस तरीके से नारी धर्म को पालन किया जाता है, उसी तरीके से आज के युग में लक्ष्मीबाई और उदापासी, वीरांगना उदापासी के बारे में शायद ये नहीं जानते होंगे, जो लखनऊ के उत्तर प्रदेश के एक जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने सिकंदराबाद में 33 अंग्रेजों का हत्या कर दी थी। वो इस वजह से कर दी थी कि ताकि वहाँ 2000 हमारे भारतीय सैनिक सुरक्षित रहे। तो एक गौरवशाली इतिहास रहा है नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन के जो हमारे माताएं बहनें रही हैं, उनका एक अपनी पृष्ठभूमि रही है। जिस तरीके का विवादित भाषा ये का इस्तेमाल करते हैं, और इसका साथ में कांग्रेस ना सिर्फ ये नारियों के लिए, ये धर्म पर भी टिप्पणी कर चुके हैं, हिंदू धर्म पर भी इनकी टिप्पणी रही है। ये नॉर्थ इंडियन, ये बिहारियों के लिए भी टिप्पणी किए हुए हैं, ये उत्तर हिंदी भाषियों के लिए टिप्पणी कर रहे हैं। ये वो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं जो भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, लेकिन भारत की जनता जानती है। अब मुझे लगता है कि तमिलनाडु की जनता भी, तमिलनाडु की महिलाएं भी उनके बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगी, क्योंकि उनको पता है कि एक औरत का स्वाभिमान चाहे विश्व में कहीं भी हो, ये आधी आबादी का प्रश्न है जिसका सम्मान एनडीए सरकार और हमारी पार्टी करती है। जिस तरीके का पूर्णिमा जी मानसिकता का ये इस्तेमाल करते रहते हैं, और इसका लाभ ये कांग्रेस पार्टी जब जरूरत पड़ती है तो ये डीएमके जैसे पार्टियों का एक दूसरे का मदद करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहते हैं। आज ये खुला ऐलान करें ना आपके मन से, आपके टीवी चैनल से, मैं इनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं कि मैं आज के बाद किसी भी तरह के राजनीतिक साठगांठ या किसी भी तरह का फायदा मैं डीएमके से नहीं लूंगा। अगर आज ये ऐलान कर दे, आज इनके बड़े नेता आए और टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बताए कि हमको आज के बाद किसी भी कीमत पर हमें राजनीतिक लाभ स्वीकार नहीं है, तो हम मान लेंगे कि हाँ, ये भारतीयता को बचाने के लिए और अखंड भारत के लिए ये कुछ सोचते हैं। तो ये इनको ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, इनको और ना नारियों के स्वाभिमान से मतलब है, इनको अपना रोटी सेकने से मतलब है, इनको सत्ता में रहने की मतलब है। लेकिन 2027 में आपको ये जनता दिखाएगी पूर्णिमा जी। और मैं आपको बता दूं कि ये तमिल संस्कृति जिस संस्कृत भाषा से निकली हुई है, जो भाषा है उनका संस्कृत भाषा से, जो हमारे संस्कृत हमारे राष्ट्र के लिए गौरव है, इस गौरवशाली पृष्ठभूमि पर ये ऐसे अगर इतनी समझ होती तो फिर रंजन साहब ऐसे बयान आते नहीं ना। ये तो ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन अगर इतनी समझ होती तो ऐसे बयान आ जाते क्या? रंगरेज साहब, ये तो हाल नहीं हो गया ना कि उंगली पकड़ाई तो हाथ पकड़ने के लिए बैठ गई है डीएमके। सनातन का अपमान किया तो कुछ नहीं बोला, इससे पहले बिहार के लोगों का अपमान किया तो कुछ नहीं बोला, अनपढ़ गवार बता दिया, कुछ नहीं बोला। तो चलो फिर महिलाओं को भी गुलाम बता ही देते हैं उत्तर भारत के, क्या कह देगी कांग्रेस? तो उंगली पकड़ाने की कोशिश में हाथ तो नहीं जकड़ लिया डीएमके वालों ने आपका? देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरीके से मोदी जी ने अपनी माँ का अपमान किया, अपना अरे मैं क्या कह रही हूँ, आप क्या कह रहे हैं? अपने आप को बायोलॉजिकल, अभी मैं क्या कह रही हूँ, आप क्या कह रहे हैं? आपकी कोलिशन पार्टी कोलिशन में किसके रंगरेज साहब? मैं कह रहा हूँ आपका तो खून ज्यादा खोलना चाहिए, इंदिरा गांधी जी के नाम पर आपका खून खोलना चाहिए, सबसे ज्यादा खोलना चाहिए, लेकिन आप तो एकदम बैकफुट पर आकर बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ हमारा देश विविधताओं वाला देश है, सबको अपनी सब धर्म और अपनी, अच्छा, विविधताओं में महिलाओं को गुलाम बताने का अधिकार मिलता है। नहीं, मैं तो लगातार महिलाओं की शक्ति को चूल्हे तक सीमित रखने की बात कहने का अधिकार मिलता है, ये अधिकार मिलता है डाइवर्सिटी में। नहीं पूर्णिमा जी, मैं कह रहा हूँ आज डॉलर लगातार किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, हमारा रुपया कैसे घटता जा रहा है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। तो लेकर बैठिए डॉलर, आप कल रख लेती हूँ इस पर चर्चा। हमें लेकर बैठिए आप डॉलर, कल रखती हूँ इस पर चर्चा।
पूर्णिमा जी, गजब बिल्कुल बात इस पर करते हैं चर्चा- रंगरेज साहब। नहीं, क्या सवाल पूछ रही हूँ, क्या जवाब दे रहे हैं, फिर इसी बात पे नहीं। हम लोगों की तू मैं होती है। मैं बात कर रही हूँ नहीं, डीएमके को नहीं, लेकर। नहीं, पूर्णिमा मैं जी, बात कह मैंने रही जो- हूँ कि आपका खून ज्यादा खोलना चाहिए। इंदिरा गांधी भी उत्तर भारत से ताल्लुक रखती हैं। मैं कहती हूँ कि आपकी पार्टी में सशक्त महिलाएं हैं, आपका खून खोलना चाहिए। और डीएमके नहीं। पार्टी को आप बार बार उनके बयानों को नजरअंदाज करते हैं। आपको नहीं लगता कि आपको खुलकर इसका विरोध करना चाहिए? नहीं, मैंने शुरू में ही कहा कि हम उस बयान से हमारा पार्टी का कोई लेना देना और इससे नहीं है। पहले मैं वाले वो कैसे- बयानों से जब सनातन का मैं- अपमान किया तब क्या किया? मैं कह रहा हूँ कोई भी ऐसी बातें जो हमारे समाज को बांटती हो, उन बयान से कांग्रेस पार्टी का हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रही है मेरी नहीं, बात। मैं सुन पूर्णिमा रही जी। हूँ, लेकिन जो आप गोल गोल मगर- गोल गोल चक्कर काट कर लौट रहे हैं ना पूरी पृथ्वी के, वो भी मैं समझ रही हूँ। मैं तो और समझ मगर- रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। पूर्णिमा जी फिर कहिए ना कि कभी राजनीतिक लाभ नहीं लेंगे। ये बिहार के चुनाव में देखिए, जिस तरीके डीएमके के नेताओं को रेड बीजेपी कार्पेट बड़ी दिखाकर बड़ी क्यों लाया गया था, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ। ये जब बता अरे- दें कि रेड कार्पेट क्यों बिछाते हैं। जिस राज्य में चुनाव होते हैं तो डीएमके के नेताओं को रेड कार्पेट बिछा के राहुल गांधी जी क्यों लेकर आते हैं। अभी आने वाले समय में देखिएगा, बंगाल में भी लेकर आएंगे पूर्णिमा जी, और आने वाले 2027 में ये उत्तर प्रदेश में भी लेकर आएंगे, रेड कार्पेट बिछाएंगे। अभी बिहार में रेड कार्पेट बिछाकर आपने देखा होगा कि कितने नहीं तो किलोमीटर लाएंगे तो का, वो कितने उत्तर प्रदेश के जिलाओं लोगों का को, बिहार के यात्रा लोगों को किया। आप शब्द कह के चले जाएंगे। रेड कार्पेट जिस तरह से बिछाएंगे तो वो मानसिकता आप शब्द ये कह के क्यों चले नहीं जाएंगे, बाइकाट कह के करते गए हैं? ना इससे पहले भी। ये जबरदस्ती का इनको ये चीज समझना चाहिए कि अगर आज इनके बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, इनके बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते, तो फिर मीठा मीठा घर कप और खट्टा खट्टा थूथू। नहीं, और ऐसी इसमें बातें चलेगी शाजिया यहाँ। बात ये भी है ना कि एक तरफ जहां पर देश की सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, साक्षरता मिशन पर काम कर रही है, ऐसी योजनाएं जो महिला सेंट्रिक है उनको लेकर, स्वरोजगार से लेकर बिजनेस स्टार्टअप इनोवेशन तक सब जगह महिलाओं का दबदबा है, स्पेस में महिलाओं का दबदबा है। लेकिन ऐसी सोच इसी भारत में एग्जिस्ट करती है जो महिलाओं के बीच में भी बंटवारा कर रही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये तो देश को आगे ले जाने की बजाय पीछे खींचने का काम है ना। जी देखिए, मुझे लगता है एक सेकंड रंजन साहब आ रही हूँ, शाजिया जी से सवाल ले रही हूँ। एक सेकंड सर, बोलेगा शाजिया। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि यहाँ पे महिलाओं को ही बांटने की कोशिश की जा रही है। और एक तरह से इस तरह के जो बयानात हैं, आप देखिए कितने डिस्करेजिंग हैं। आप उत्तर भारत के परिवारों से कह रहे हैं कि आप महिलाओं को, घर की बच्चियों को आप ऐसे इस तरह से आप इस तरह से आपका व्यवहार है, इतनी बदसलूकी है। तो आप एक तरह से मतलब उनका मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं और सुपीरियरिटी अपनी दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। ये कौन सा तरीका है? आप बताइए। थोड़ी तो जिम्मेदारी, थोड़ा तो मतलब ये कहते हैं ना संवेदनशीलता की इसमें जरूरत है कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी सियासी फायदे के लिए। तो ये काफी तकलीफदेह है। मुझे लगता है इससे उनको बचना चाहिए था। और देखिए, कुछ कुछ चीजें होती हैं, आप पॉलिटिक्स में बहुत कुछ कहते हैं करते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कुछ ज्यादती उन्होंने की है। और ज्यादती तो तब भी हुई थी जब उन्होंने एक धर्म के बारे में क्या कुछ कहा था। देखिए, मैं किसी और धर्म से हूँ, लेकिन मैं किसी भी धर्म का मजाक ना तो उड़ाती हूँ, ना ही चाहती हूँ कि कोई उड़ाए। तो इस तरह से उन्होंने माहौल किया। लेकिन इस बार जब बच्चियों पर, बेटियों पर, छोटी अपनी बहनों को जो उत्तर भारत की हैं उनके बारे में आप ऐसा सोचेंगे तो बहुत अफसोस होगा, बहुत तकलीफ होगा। और मुझे लगता है तमिलनाडु की जो जनता भी वो सोचेगी, भाई इतना ज्यादा इनके अंदर नफरत है कि अपने ही देश के एक हिस्से की बच्चियों के भी खिलाफ वो बोल रहे हैं। रंगरेज साहब, देखिए पूर्णिमा जी, लगातार साजिया इल्मी जी जो है, अगर दयानंद मारने जी ने, डीएमके के सांसद ने ये बात कह दी तो उन पर तो लगातार ही इस तरीके की बातें करती हैं। मगर जब इनकी ही पार्टी के लोग जो लगातार जो है चीजों को थोपने का काम करते हैं, तो ये जो जब इनके मुंह में जो है वो दही दम जाती है साजिया इल्मी जी के, तब ये स्पष्ट तौर से वहां पर आकर कोई उसकी बात का खंडन भी नहीं करते। हमने तो कहा और हम लगातार कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि उस बयान से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती। हमारा मानना है कि महिला, और मैंने पहले शुरू में भी ये बात बताई थी, हमारे लिए जितने पुरुष हैं उतनी महिला, सब बराबर है इस देश में, सबको एक ही वोट का अधिकार है। हर चीजों में महिला किसी भी चीज में पिछड़ी हुई इस देश के अंदर नहीं है। अब उनके लगातार, मगर जब आप ही के नेता, आप ही के लोग जब महिलाओं के अपमान करते हैं, आपने क्या किया? कुलदीप सिंह सेंगर का इतने ना जाने कितने सारे राम रहीम को लगातार इनकी सरकार में बेल लगातार मिलती जा रही है।
तो उन पर भी चर्चा कर लीजिए किसी दिन बैठ करके। आपकी देखिए सरकार उनके चर्चा उस बावजूद पर भी भी लोगों होती है, नहीं चर्चा नहीं उस आप पर भी चर्चा होती उन है, पर तो कभी आज नहीं की जो करती जो मौजूद महिलाओं है, के साथ आज का अपराध विषय कर। उस पर महिला चर्चा अपराध में आपके जितने राज्य हैं पर सब चर्चा में महिला बहुत बार हो अपराध में चुकी नंबर 1 पे है। और हम महिला सबने अपराध में अपनी यूपी राय नंबर बहुत 1 पे है। ऑनेस्टली दी तो भी है, इन पर भी इससे आप क्यों भाग कभी रहे हैं? चर्चा रंगरेज साहब, करिए। कुलदीप सेंगर अभी कहाँ है? अरे जो देश की बेटियों के साथ कहाँ देश पर की है महिला अभी? बेटियों कुलदीप अभी सेंगर वो कहाँ जेल- है अभी? अरे मैडम मैं कह रहा हूँ सर, वो भी कहाँ जेल पर में है? देश की महिलाएं सामने आई, कुलदीप सोशल सेंगर कहाँ पर एक्टिविस्ट है? सामने आई। भाजपा का कोई नेता कुलदीप अभिनेता सेंगर कहाँ पर है अभी? पूर्णिमा जी ये गलत बात है, आप मेरा सर, बीच मैं में पूछ टोक रही रही हूँ, हैं। ये मैंने भी बताया गलत बात जेल- है, ये भी गलत नहीं। बात है कि जो मैं पूछ रही हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे, ये भी तो गलत बात है ना रंगरेज साहब? नहीं है? देखिए उनको उनको बेल मिल गई थी, हमारी सोशल एक्टिविस्ट अभी कहाँ? हमारी जेल जितनी में है महिला- ना? हाँ जेल में फिलहाल है जेल ना? में। उस मगर बेल बीच- के बाद भी जो विड्रॉ हो गई तब भी जेल से बाहर नहीं आना था। टू करेक्ट योर नहीं। फैक्ट्स, लेट मी मेंशन नहीं। दिस टू यू रंगरेज साहब कि वो देखिए, बेल के बाद भी जेल से बाहर नहीं आना था बाकी मामलों की वजह से। फिलहाल अभी देखिए- भी जेल में है, तब भी जेल में होना था। पूर्णिमा जी मैं कह रहा हूँ लगातार ऐसे लोग जब ये खुलकर जब इन्हीं के नेता होते हैं वो बलात्कार करते हैं ना जाने। मैं अगर इनका पूरा पूरा बता दूं जितने सांसद हैं हमारी सांसद में 543 उनमें से कई सारे सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी के जिनके ऊपर गंभीर अपराध के हैं, महिलाओं के अपराध भी उनके ऊपर शामिल है। आप एक नैतिकता बनाइए और एक बनाइए कि कोई भी अगर महिलाओं के खिलाफ कोई बात करता, यही बात है कि आपको यह है कि गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो बीजेपी लगातार कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की छवि खराब करने के लिए लगातार ऐसी बातें लगातार करती रहती है। ठीक है, शाजिया जवाब देंगे। नहीं, मुझे लगता है कि इतने सालों से जो इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर कांग्रेस अपना खेल करती रही और जिस तरह से मुसलमानों को इस्तेमाल करके एक सियासी चारे की तरह अपनी गाड़ी को चलाती रही, उसका असर कहीं ना कहीं तो आप देखेंगे। और मजबूती से अगर उनको बढ़ाने की बात करती महिलाओं को, तो इतनी बुरी हालत नहीं होती जो आप सोशो इकोनॉमिक इंडिसेस में देखेंगे। आप देखेंगे सिर्फ पिछले कुछ सालों में ही चीज़ें बदली हैं। चाहे वो ड्रॉप आउट रेट जो बच्चियों का है वो कम हो, यानी कि कम ज़्यादा बच्चियां पढ़े और ड्रॉप आउट में कम जाएं, ड्रॉप आउट रेट कम हो, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो या सेकेंडरी हो। तो एक लगातार एक वोट बैंक की तरह घिसी पिटी वही पॉलिटिक्स या कुछ मुस्लिम नेता करते हैं और कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लेने के देने हो रहे हैं, लोग असलियत समझ रहे हैं और देखते हैं कांग्रेस उस पार्टी के साथ खड़ी है, डीएमके के साथ, जो किस तरह की बातें करते हैं, चाहे धर्म के बारे में हो या महिलाओं के बारे में हो। आप बताइए कौन सा उत्तर भारतीय परिवार खानदान इसे बर्दाश्त करेगा कि बच्चियों का काम सिर्फ रसोई में जाना है और बच्चे पैदा करना है? आप खुद सोचिए, कोई इसे माफ करेगा? तो ये आप सेल्फ गोल समझिए, मजबूरी इसको कहिए, कुछ पॉलिटिकल कंपल्शन इसको कहिए, आप जो कहना चाहे आप कह सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि इस विषय से भागने के बजाय अगर साफ तौर पर कांग्रेस अभी भी कहे कि हम इसमें यकीन नहीं करते हैं तो कुछ बात बनेगी। लेकिन टॉपिक को बदलकर सिर्फ भाजपा पर प्रहार करना, इससे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सौरभ दुबे जी बात फिर ये भी है ना कि कभी मतलब अपने आसपास मैंने नहीं देखा कि उत्तर भारतीय जो है वो दक्षिण भारतीयों को किसी हीन भावना की नज़र से देखते हो या उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हो। ये तो सोच पूरी तरीके से एक विभाजन वाली हो गई ना कि आप एक ऐसा बीज बोते जाएं, बार बार ऐसी नफरत की सियासत करते रहें जो अब कहाँ पर आकर टिक गई है? बेटियों की पहचान पर, उनके सम्मान पर। ये तो राजनीति का एकदम निम्न से भी निम्न स्तर हो गया। नहीं, बिल्कुल। देखिए अभी जैसे कांग्रेस के नेता यहाँ पर कह रहे थे कि डॉलर में गिरावट आ रही है, रुपए। अरे मैं कह रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा गिरावट आ रही है वो तो राजनीतिक व्यक्तियों के चरित्र में आ रही है, राजनीतिक व्यक्तियों की भाषा में आ रही है। इससे ज़्यादा गिरावट अभी हम जो है वो कहीं पर भी नहीं ज़्यादा देख सकते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है भारत के अंदर। देखिए भारत के अंदर जितने भी यंग नौजवान हैं, जो भी बेटियां हैं, वो पढ़ रही हैं, मेहनत कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो और रक्षा का क्षेत्र हो, आईएएस बनने का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आज महिलाएं जो हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है वो भारत का जो है नाम रोशन कर रही हैं। और यहाँ पर जितनी राजनीतिक पार्टियां, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को सबका नाम लेता हूँ कि वही उन लोगों
का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि ये जो गिरावट हो रही है भाषा में राजनीतिक नेताओं के, इतने बड़े बड़े बयान दे दिए जा रहे हैं, उसके खिलाफ मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर शाजिया जी हैं, मैं कह रहा हूं इनका जो प्रतिनिधित्व है दक्षिण भारत में क्यों नहीं विरोध करता है, क्यों नहीं उठ करके वहां पर अन्नामलाई जी से उनको कहना चाहिए कि उनका विरोध करें, सड़कों पर निकले। देखिए ये बहन बेटियों की बात है, ये बात राजनीति की नहीं है, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर रख देनी चाहिए। आज आप भारत को युवाओं को बांटने में लगे हैं, आज भारत की लड़कियों के ऊपर आप प्रश्न उठा रहे हैं। कभी भी उत्तर भारत के, मैं उत्तर भारत से आता हूं, मुझे आप भी उत्तर भारत से हैं, शाजिया बहन हमारी कानपुर से हैं, इतनी बढ़िया जो है पूजा जी बैठी यहाँ पर, किसी ने भी, हम तो कहते हैं डंके की चोट पे कि दक्षिण भारत की बहनें हमारी बहनें हैं, अगर हमें किसी प्रकार से उनके भविष्य को उज्जवल बनवाने के लिए सहयोग देना पड़े, एड़ी से चोटी तक हम दम लगा करके उनको सहयोग देंगे, वो भी हमारी बहनें हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं उनका जो हाजी रंगरेज जी से कहने से कुछ नहीं होगा, वहां पर राहुल गांधी जी का एक आज ट्वीट नहीं आया, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं प्रियंका गांधी जी का एक ट्वीट नहीं आया, आदरणीय सोनिया गांधी जी जिनको हम सम्मान करते हैं उनका भी एक ट्वीट नहीं आया। कम से कम महिलाओं के बारे में अगर कोई नेता टिप्पणी करे, मैं तो कहता हूं उसकी जुबान काट लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन रंजन साहब इसके साथ इस बहस को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, और जो उन्होंने कहा तरीके से नहीं कहा, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, सोच गलत थी, ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है फिर इस पर भी एक सार्थक बहस आगे होनी चाहिए कि कैसे, अगर केरल में 96%, तमिलनाडु में 82%, तो उत्तर प्रदेश में 63, बिहार में 52% लिटरेसी रेट क्यों? हमें इसकी तरफ भी काम करना होगा। महिलाओं की पढ़ाई पर ध्यान तो देना होगा ताकि पढ़े, और नारा तो है ना, फिर पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? बेटियां पढ़ेंगी तभी तो बढ़ेंगी। पूर्णिमा जी, आपने देखा होगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ दिया बल्कि उस पर अमल करते हुए नारी बंधन अधिनियम लाए, और बिहार जैसा प्रदेश जहां पर नारियों को 50% आरक्षण से लेकर न जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए केजी से लेकर पीजी तक का शिक्षा मुफ्त में दिया जा रहा है हमारे प्रदेश में, और उसी के तर्ज पर पूरे भारत वर्ष में इस तरह की व्यवस्था लागू कर। मैं तो कहता हूं पूर्णिमा जी की जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं भी होती हैं, वो भी किसी की माँ होती हैं, अगर वो रोटी पकाती हैं तो वो रोटी और वो खाना जो है वो मर्दों के धमनियों में जाकर ऊर्जा पैदा करता है, और वो ऊर्जा जो है देश को और समाज को बनाने में अगर मर्द अपने आप को, चाहे मैं हूँ या कोई भी मर्द, अगर काम कर पा रहे हैं तो उसमें एक स्त्री का बहुत बड़ा त्याग होता है। दूसरी बात कि मैं कह रहा हूं कि अगर स्त्री को सिर्फ इस चश्मे से न देखा जाए कि वो पढ़ी लिखी होंगी तभी वो चीज कर पाएंगी, वो परिवार में उस तरीके से योगदान देती है कि ताकि परिवार आगे बढ़ के और मुख्य धारा से आकर और समाज में अपने आप को स्थापित करने में अपने योगदान को। ठीक है साहब, लेकिन रंजन साहब मुझे लगता है अब समय बहुत बदल गया है, और अगर किसी की ये सोच है, कोई अगर ये कहता है कि भाई महिलाएं जो है वो घर संभालती हैं, सिर्फ ये उनकी जिम्मेदारी। रंजन साहब सुनिए ना मैं क्या कह रही हूँ, रंजन साहब सुनिए ना, मैं कह रही हूँ अब समय बहुत बदल चुका है, और सच में अगर मैं निजी उदाहरण के तौर पर ही देख लूं तो मेरे घर में सिर्फ किचन संभालने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मेरे घर के पुरुष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, और इसीलिए इस सोच से ऊपर तो सबको उठना होगा। लेकिन साथ ही पूजा अलाहन एक बात और ये कि वो तो दक्षिण भारत से है ना, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताते हैं, ये आपका क्लोजिंग कमेंट रहेगा पूजा जी, बहुत पढ़े लिखे बताते हैं, लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बयान में तो क्लियरली स्टीरियोटाइप दिखता है ना, और ये स्टीरियोटाइप जब आप अच्छा पढ़ लेते हैं तो ये स्टीरियोटाइप आपसे दूरी बना लेना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। पूर्णिमा जी, मैं यहाँ यही कहना चाहूंगी कि यदि हम ग्रामीण अंचल से आने वाली महिलाओं की तरफ देखते हैं तो अगर उनका अनुभव देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो शिक्षित महिलाओं को भी अपना टारगेट कर सकता है। उनकी बातचीत में, उनकी वार्तालाप में किस प्रकार से हिंदी भाषा की लोकोक्तियों का, कहावतों का, जनश्रुतियों का किस प्रकार से प्रयोग होता है, और यदि देखा जाए तो जो भारत का जो सर्वोच्च पद है उस पर भी आसीन यदि महिला है तो अपने घर में अपने बच्चों के लिए जो जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो किचन से संबंधित हो, चाहे वो उनके कार्य से संबंधित हो, उनकी पढ़ाई से, हर महिला वो सभी कार्य करती है। तो ये पूरे भारत की महिलाओं पर एक तुलनात्मक टिप्पणी करना कहीं
कहीं ना कहीं गलत है। और यहाँ यही कहना चाहूंगी कि जो महिलाएं आज हर क्षेत्र में, हिंदी भाषा को कहा जाए तो मैं हिंदी की ही प्राध्यापिका हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो मैं ये कहूंगी कि हिंदी भाषा में आज के समय में कितने रोजगार के माध्यम हैं, चाहे अनुवाद के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे संपादन के क्षेत्र में देख लीजिए, पत्रकारिता में देख लीजिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो कहीं पर भी हिंदी भाषा जो वो हिंद भाषा नहीं है। तो अंग्रेजी एक मानते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जो एक संचार भाषा है जिसके माध्यम से हम संचार करते हैं, लेकिन हिंदी भाषा है जो एक संस्कारों की भाषा है। लेकिन इतना डीएमके को जरूर समझना चाहिए कि बात सिर्फ सवाल जो है वो भाषा का नहीं है, सवाल सोच का है। और खासतौर पर जो राजनीति महिलाओं को गुलाम कहकर आगे बढ़ती है, वो आगे बढ़ भी सकती है या नहीं, ये भी डीएमके को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाजिया इल्मी, रंगरेज साहब आपका भी शुक्रिया, रंजन साहब आपका भी, डॉक्टर पूजा, सौरभ दुबे जी, दहाड़ की चर्चा में आप लोग शामिल हुए, धन्यवाद आप सभी का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।